प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय हित के प्रमुख तत्व। ठीक है, राष्ट्रीय हित के प्रमुख तत्व। चलिए पार्ट में हम इसको जल्दी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय हित के तत्व में जो पहला तत्व है वो है शक्ति। राष्ट्रीय हित अगर आप समझ गए होंगे तो आराम से इसको भी समझ लेंगे। एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वही राष्ट्रीय हित है। ठीक है, चलिए पहला नंबर शक्ति। शक्ति के द्वारा ही हम अपनी सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं, रक्षा व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं। विकास एवं हर प्रकार के राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन होता है राष्ट्रीय शक्ति। जैसा कि रॉबर्ट मैकनमारा ने ही कहा है, रक्षा ही विकास है, सुरक्षा ही विकास है, विकास ही सुरक्षा है। पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में विकास संभव नहीं है, और सुरक्षा के अभाव में अगर हम विकास कर भी लेते हैं तो वो खतरनाक है। ठीक है, दूसरा है शांति। राष्ट्रीय विकास के लिए शांति की आवश्यकता होती है। यानी अगर अपने आप को विकसित बनाना है, अगर राष्ट्र में अशांति फैली हुई है तो राष्ट्र अपने विकास के कार्यों में सफल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा ध्यान उसको अशांत क्षेत्रों को शांत कराने में जाएगा और वहीं पर वो फंस जाएगा। ठीक है, तो शांति जरूरी है अगर विकसित होना है तो। अगला है सांस्कृतिक एकता की रक्षा। राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देने वाली एवं बनाए रखने वाली सांस्कृतिक एकता को बनाए रखना। मित्रों, ये सत्य है, हम सभी लोग चाहते हैं कि हर व्यक्ति राष्ट्रवादी हो। ठीक है, और राष्ट्रवादी का मतलब यानी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के ऊपर राष्ट्र के हितों को समझा जाए। यानी राष्ट्र को अपने व्यक्ति से या व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर समझा जाए, राष्ट्र और राष्ट्र के हितों को। ठीक है, व्यक्तिगत स्वार्थों की कटौती भी आप राष्ट्रीय हितों के लिए करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है आर्थिक समृद्धि। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, प्राप्ति एवं वृद्धि का प्रमुख साधन है आर्थिक समृद्धि। अर्थात आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हैं तो आप अपनी सभी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, राष्ट्र का हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, सैन्य क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर विकास करते हैं, मानव जीवन का, अपने यहाँ नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। अगर लेकिन आर्थिक रूप से आप समृद्ध हैं तभी ऐसा संभव होगा। ठीक है, हर प्रकार का विकास कर सकते हैं, चाहे हथियारों को खरीदना हो, रोड बनवाना, चाहे जो भी आप ले लीजिए, राष्ट्र के विकास में कॉलेज खुलवाना, चाहे जो भी, सब जो है आर्थिक समृद्धि पर ही आधारित होता है। अगला है मनोबल। मनोबल हर प्रकार के विकास में सहायक होता है। मनोबल, राष्ट्र का मनोबल, नागरिकों का मनोबल है तो राष्ट्र में जो निर्माण कार्य होगा बहुत तेजी की गति से होगा। सैनिकों का मनोबल ऊंचा है, युद्ध हम आराम से जीत लेंगे। मित्रों, ये बात सत्य है कि मनोबल का महत्व इतना ही आप समझ लीजिए कि हमारे वायुसेना के विंग कमांडर या वायुसेना के अधिकारी श्री अभिनंदन जी, उच्च मनोबल के कारण ही भारत के 50 साल पुराने विमान से उन्होंने अमेरिका के F-16 विमान को मार गिराया। और हमारे भारतीय सेना के उच्च मनोबल के कारण ही अजय समझे वाले पैटर्न टैंक वाले सेना को भी हम लोगों ने पराजित किया था 1965 में। ठीक है, जहां एक तरफ से अमेरिका जैसा राष्ट्र जिनका सपोर्ट कर रहा है, हमारे सेना के मनोबल का ऊंचा होना ही उसके लिए पर्याप्त था कि उन घातक और अजय हथियारों को हमने जो है धूल में मिला दिया। अब वही F-16 विमान जिसके लिए हम राफेल खरीद रहे थे, लेकिन हमारे मनोबल ने यह सिद्ध कर दिया कि हमें पाकिस्तान के F-16 विमान के लिए किसी राफेल की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमारा एक जो है कमांडर ही काफी है। वो खुद अपने आप में एक उड़ता हुआ F-16 विमान है, खुद एक राफेल है। ठीक है, अगला है नेतृत्व। नेतृत्व की कुशलता ही राष्ट्र को तेजी से विकास के मार्ग पर ले जा सकता है और राष्ट्र के सब प्रकार के हितों को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये नेतृत्व के ऊपर है मित्रों। जितना अच्छा नेतृत्व होगा राष्ट्र हमारा उतना ही ऊपर जाएगा। नेतृत्व कौन करेगा भाई? नेतृत्व हमारी या तो जो है सेना का नेतृत्व कमांडर करता है, उसके अधीन सेनापति करते हैं। राष्ट्र का नेतृत्व हमारे राजनेता करते हैं। अब यह नेतृत्व जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा राष्ट्र जाएगा। अब अगर नेताजी को कुर्सी की ही चिंता लगी है तो राष्ट्र का नेतृत्व वो क्या करेंगे? इसी तरह हमारे जवान को अगर अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की चिंता हो जाए, जीवन और मरने को ही अगर उसमें डर लगे उसको, तो उसका भी मनोबल भी टूट जाएगा और नेतृत्व क्या कर पाएगा। तो मित्रों,
यही है राष्ट्र का और सेना का नेतृत्व। अगर अच्छा है तो राष्ट्र अपने कार्यों में सफल होगा, चाहे राष्ट्र के अंदर के विकास के कार्यों में, चाहे सुरक्षा मामले में, रक्षा मामले में। ठीक है, चलिए। हालांकि ये इसी में हम आपको एक चैप्टर ये भी ले लेते हैं, राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के साधन। अब देख सकते हैं राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के कौन कौन से साधन अपना सकते हैं हम। पहला नंबर यथा स्थिति की नीति। मित्रों एक एक चीज हम इसमें आपको समझाएंगे। यथा स्थिति की नीति अपनाना, अर्थात जो अगर अपने हितों में वृद्धि चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो स्थिति पहले सामान्य रूप से विवादित है, चाहे जैसे भी हो, यथा स्थिति बनी रहे। यहाँ पर कोई तुरंत विवाद ना पैदा हो, ठीक है, तुरंत अन्य कोई समस्या ना आ जाए। जिसे हम बोलते हैं यथा स्थिति, यानी जैसी है वैसे ही थमी रहे, थम जाए, तभी हम अपना जो है अगली कार्रवाई कर सकते हैं। अगली कार्रवाई में हमको अपने हितों की वृद्धि करनी है, लेकिन जो स्थिति है यथा स्थिति बनी रहेगी तभी। ठीक है। दूसरा है साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी नीतियां। मित्रों राष्ट्रीय हितों में कभी कभी अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, ठीक है, अन्य चीजों से दूसरी चीजें प्राप्त करने के लिए, भाई ये भी एक प्रकार से राजनीति का ही एक हिस्सा होता है। अपने राष्ट्र को अपने युद्ध के द्वारा, चाहे जैसे भी हो, अपने राष्ट्र के क्षेत्र को बड़ा करना, दूसरे राज्यों पे अधिकार करना, अपने राज्य को अपनी सेना के द्वारा इतना बड़ा कर दिया जाए कि हमारा राज्य विस्तृत हो जाए। ठीक है, ये भी राजनीति का ही एक हिस्सा होता है। और राष्ट्रीय हितों में अगर अपने राष्ट्र को बढ़ाना है तो विस्तारवादी नीतियों को अपनाना होगा। ठीक है, साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाना होगा। तो ये भी एक प्रकार से राष्ट्रीय हितों में हितों की वृद्धि का ही एक साधन है। अब ये बात दूसरी है कि हम वहाँ पर जीत कर, जैसे होता है ना, उपनिवेश को स्थापना कर सकते हैं वहाँ पर, चाहे जो करें, अन्य राष्ट्रों को जीत कर वहाँ पे हम उनसे टैक्स वसूल करते रहें। ये भी अपने भाई धन दौलत मिलेगा जहाँ से, वो भी राष्ट्रीय हित ही है। वो राज्य छोड़कर चला जाए तो हमारा राज्य जो है बड़ा हो जाएगा, वो भी राष्ट्रीय हित है। तो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति भी अपने व्यक्तिगत लाभ की कमाई के लिए हम दूसरों को बर्बाद करते हैं, इतना मान के चलिए। अगला है कूटनीतिक उपाय। कूटनीतिक का मतलब राजनैतिक वो उपाय जो व्यक्तिगत अपने स्वार्थ को देकर अन्य राष्ट्रों से संबंध विदेश नीतियों के द्वारा अपनाए जाएं। उसमें व्यक्तिगत अपना स्वार्थ अगर भरा हो तो उसे हम कूटनीति कहते हैं। अर्थात अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के लिए, अपने राष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्रों के साथ यथार्थवादी अगर समझौते करते हैं, यथार्थ की नीतियों पर चलते हुए, तो उसे हम कहते हैं कूटनीति। यानी धर्म नीति, कूटनीति। धर्म नीति में तो परस्पर दोनों का ध्यान रखना है, कूटनीति में केवल व्यक्तिगत अपना स्वार्थों की सिद्धि करनी है। यही अंतर होता है थोड़ा सा। अगला है आर्थिक उपकरण। मित्रों आर्थिक उपकरण में जहां जहां से हमको अर्थव्यवस्था के लाभ अगर मिल रहे हों, फैक्ट्रियों से, कारखानों से, संबंधों से, व्यापार से, जितने भी आर्थिक स्रोत हैं आपके पास, ठीक है, उन सबको भी सुचारू रूप से चलता रहे। अर्थात आर्थिक उन्नति के सभी साधन हमारे व्यक्तिगत रूप से कार्य करते रहें, क्योंकि आर्थिक समृद्धि ही राष्ट्र के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। ठीक है, वो आर्थिक उपकरणों का भी ध्यान देना है, नए आर्थिक उपकरणों का निर्माण भी करना है। जो हमारे आर्थिक उपकरण जो चल रहे हैं, जहाँ से हम लोगों का ध्यान जो है आयात हो रहा है, ठीक है, सामान निर्यात होगा, धन आयात होगा, तो वो क्षेत्र अपने क्षेत्रों में चले रहें। आवश्यकता समझा जाए तो नए नए आर्थिक क्षेत्रों का भी पैदा किया जाए। ठीक है, तो आर्थिक हितों में वृद्धि का साधन वही होगा कि नए नए आर्थिक हितों को पैदा किया जाए। अगला है अपनी नीतियों एवं विचारधाराओं का प्रचार। भाई सीधी सी बात है, हम चाहते हैं दुनिया में हमारे मित्र बहुत ज़्यादा रहें, तो हमारे जो अच्छी नीतियां हैं, हमारी अच्छी विचारधाराएं हैं, उससे अन्य राष्ट्रों को प्रभावित करके उन्हें अपने मित्रों की श्रेणी में लाना होगा। यानी अच्छी नीतियों का प्रचार करके उन्हें अपनी मित्र बनाना होगा, तभी जो है हमारे राष्ट्रीय हितों में वृद्धि होगी। अगला है युद्ध। युद्ध तो मित्रों आप जानते हैं राजनीतिक उपाय है। ठीक है, राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करने का एक अंतिम साधन होता है राष्ट्र युद्ध। राष्ट्र की नीतियों को कार्यान्वित करने का अंतिम साधन होता है युद्ध। ठीक है, नीतियों का मतलब राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, युद्ध के द्वारा भी अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि किया जा सकता है, यानी अन्य क्षेत्रों पर अधिकार किया जा सकता है,
अपनी इच्छाओं को दूसरे राज्यों पे थोपा जा सकता है, तो अपने हितों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सब कुछ जायज़ है। ठीक है। अगला है गठबंधन तथा संधियाँ। अपनी स्थिति अगर कमज़ोर है तो अपनी सुरक्षा के लिए, अगर व्यापारिक संधि है अपने व्यापार की रक्षा के लिए, आर्थिक पारस्परिक आर्थिक विकास के लिए भी गठबंधन तथा संधियों का सहारा लिया जा सकता है। ठीक है। इसमें रक्षा संधियाँ, सुरक्षा संधियाँ, व्यापारिक संधियाँ, आर्थिक संधियाँ, हर प्रकार के क्षेत्र आ सकते हैं। ठीक है। तो अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए संधियों और संगठनों का भी सहारा लिया जा सकता है। ठीक है। बाध्यकारी उपाय, अगर कोई राष्ट्र हमारी बातों को नहीं मान रहा है तो उसको हम बाध्य कर सकते हैं अपने हितों की रक्षा के लिए। हमारे पास ये तभी लागू होगा जब हम उससे सक्षम हैं, उससे ताकतवर हैं, तभी हम उसको बाध्य कर सकते हैं, अन्यथा उसको बाध्य करना हमारे बस की बात नहीं होगी। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इससे हमने 2 चैप्टर को ले लिया है, एक है जो है राष्ट्रीय हित के तत्व और हितों की वृद्धि के साधन, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी आपको ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, समझाने का प्रयास आपको करूँगा। पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।